अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जवाद जलाल और एक मरतबा फिर से आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग अपने फर्स्ट ईयर की सीरीज बना रहे हैं, उसका एक और चैप्टर आज हम कवर करने लगे हैं, द मिरेकल ऑफ रेडियो। बड़ा लेंथी चैप्टर है, इसको मैंने समराइज करने की कोशिश की है और सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इसमें मैंने ऐड करने की कोशिश की है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम डायरेक्टली शुरू कर रहे हैं अपनी वीडियो। जी दोस्तों, चैप्टर का आगाज होता है टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो। द स्टोरी ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज 3 चैप्टर्स। टेलीग्राफ, टेलीफोन और रेडियो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जरिए जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि कम्युनिकेशन के दुनिया पे जो राज है, उसकी जो कहानी है वो 3 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, यानी कि 3 बाब में इसको डिवाइड किया जा सकता है। 3 men, वो 3 लोग हैं who contributed towards this brilliant achievement of wireless communication were 3 लोग जिन्होंने इस बड़ी अजीम अचीवमेंट में, कामयाबी में हिस्सा मिलाया इस वायरलेस कम्युनिकेशन की। वो थे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, 1831 से 1879 तक ये जिंदा रहे, यानी कि पैदा हुए 1831 में, 1879 में इनका इंतकाल हुआ और ये एक इंग्लिश थे। हाइनरिक हर्ट्ज जर्मन थे, 1857 में पैदा हुए, 1897 में इनका इंतकाल हुआ। गुलियल्मो मार्कोनी ये इटालियन थे, 1874 में पैदा हुए, 1937 में इनका इंतकाल हुआ। नामों की प्रोनाउंसिएशन को एक मरतबा फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, हाइनरिक हर्ट्ज, गुलियल्मो मार्कोनी, सॉरी इसको बोलेंगे गुलियल्मो मार्कोनी, ये इटालियन थे। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ वायरलेस। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दरियाफ्त किए वायरलेस के उसूलों को। हाइनरिक हर्ट्ज डिस्कवर्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड द सीक्रेट ऑफ वेव्स। हाइनरिक हर्ट्ज ने दरियाफ्त किया और उनका मुजाहरा भी करके दिखाया। किनका मुजाहरा? जो लहरें थी उनके जो सीक्रेट्स थे उनका मुजाहरा, यानी कि जो भी लहरों के राज थे उनको एक्सप्लोर किया किसने? हाइनरिक हर्ट्ज ने। And Guglielmo Marconi invented the instrument for its practical use. और गुलियल्मो मार्कोनी ने दरियाफ्त की वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनके ऊपर इनका प्रैक्टिकल मुजाहरा किया जा सकता था। मैक्सवेल पैदा हुए 1831 में। वो एक अजीम साइंटिस्ट थे उस दौर के, इतने वो ज़हीन थे, इंटेलिजेंट थे कि लोग उनको न्यूटन की जहानत के साथ मैच किया करते थे। उन्होंने ये थ्योरी दी कि लाइट और इलेक्ट्रिसिटी तकरीबन एक ही तरह की चीजें हैं, या एक ही तरह के कुछ ये पार्टिकल्स हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, समवेयर पार्ट ऑफ द सेम थिंग, कहीं ना कहीं एक ही चीज के हिस्से हैं। ये ऐसा कहा किसने? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। लेकिन उनकी जो सारा जो मेहनत थी, जो उनका काम था, वो महज मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर निर्भर था या डिपेंड करता था। उनकी अचीवमेंट जो थी वो ये डिस्कवरी थी, जो कि उनका ख्याल था कि लाइट की, यानी कि रोशनी की जो लहरें हैं और बिजली की जो लहरें हैं वो एक ही स्पीड पर मूव करती हैं, तकरीबन 2,99,752.5 किलोमीटर फी सेकंड के हिसाब से। उस वक्त तक वायरलेस अनडिस्कवर्ड था, यानी कि दरियाफ्त नहीं हुआ था, जिसके जरिए इन दोनों को एक दूसरे से लिंक किया जाना था या जा सकता था। इसलिए मैक्सवेल की जो थ्योरी थी वो कैलकुलेशंस तक ही महदूद रह गई और वो कोई प्रैक्टिकल वर्क इस पर नहीं कर सके, क्योंकि वायरलेस उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुआ था। 23 साल बाद, 23 years later, हाइनरिक हर्ट्ज ने यह साबित कर दिया कि जो थ्योरी मैक्सवेल ने दी थी वो एक्चुअली करेक्ट थी। उस वक्त तक इलेक्ट्रिक करंट जो कि शॉर्टर फ्रीक्वेंसी का हो या कम फ्रीक्वेंसी का हो, उसके साथ टेस्ट करना मुमकिन हो चुका था। उसने ये बताया
कि जो बिजली की लहरें हैं वो एग्जैक्टली उसी तरह से बिहेव करती हैं जैसे कि कुदरत की दूसरी लहरें करती हैं, लेकिन वो इसका मुजाहिरा सिर्फ कुछ ही मीटर तक कर सका अपनी लेबोरेटरी में, क्योंकि उस वक्त तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट दरियाफ्त नहीं हुआ था जो कि इस बात को नाप सके कि जो रिसीव होने वाली लहरें हैं उनकी स्ट्रेंथ इतनी है भी कि नहीं कि उन्हें किसी सिग्नल के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उन लहरों को हर्ट्जियन वेव्स का नाम दिया गया जब फाइनली ये दरियाफ्त हो गया कि वायरलेस कम्युनिकेशन मुमकिन चीज है, एक मुमकिना चीज है। 1894 में सर ओलिवर लॉज ने यह दिखाया कि ये एक्चुअली किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने इस आइडिया को मजीद आगे नहीं चलाया। अगर वो ऐसा करते तो शायद मरकोनी के बजाय हम जो है वो सर ओलिवर लॉज का नाम सुन रहे होते वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। गुलियल्मो मार्कोनी एक 20 साल का इटालियन साइंटिस्ट था जिसने सर ओलिवर लॉज के आइडिया को आगे बढ़ाया। उसके जो मास्टर थे फिजिक्स के प्रोफेसर रीगी, उन्होंने उसको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अर्थ यानी कि जमीन में से पास करती है और जंप करती है स्पेस में से, यानी कि जो खाली जगह होगी वहां से जंप करेगी और जमीन में से पास होगी, और उसकी जो आवाज है उसको सुना जा सकता है रिसीवर में जो कि रखा होगा कुछ फासले पर दूसरी तरफ तार के। हर्ट्ज जो है वो इन वेव्स को की आवाजों को पहले ही सुन चुका था। वेव्स को हम हर्ट्ज को हम अभी पहले पढ़ चुके हैं, हेनरिक हर्ट्ज की बात हो रही है। Another experiment of the Rigi told the same story. रीगी का एक और एक्सपेरिमेंट जो उसने किया उससे भी यही बात साबित हुई। उसने दो तारों की कॉइल्स को रखा कुछ फासले से और एक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लैश उसने भेजा, और चमत्कारी तौर पर जो दो तारों के दरमियान गैप था, बिजली ने यानी कि जो बिजली का फ्लैश था उसने जंप किया और वो दो तारों के दरमियान जंप करता हुआ दूसरी तार के तरफ रिसीव हुआ। यानी कि वो शॉक जो है वो जो दो तारों के दरमियान फासला था एक तार से दिया गया और जंप करके वो दूसरे तार पर गया और वहां पर वो रिसीव हुआ। हर एक्सपेरिमेंट यही बात बता रहा था उसके बाद कि इलेक्ट्रिक फोर्स को जरूरत नहीं है तार की कैरी करने के लिए या ट्रेवल करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और ये स्पेस को जंप कर सकती है। मार्कोनी ने एक्सपेरिमेंट किया दो पोल्स के साथ, और अब के बाद जो उसने फासला रखा वो था 1.5 किलोमीटर का, और उसने ये नतीजा पाया कि जो उसके ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान हिल है यानी कि जो पहाड़ी है उससे उसके सिग्नल्स पर कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि हम अभी पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक्स जो है उसको ट्रैवल करने के लिए तार की जरूरत नहीं है, वो जंप करती है, ट्रांसमीटर से रिसीवर के दरमियान जंप करती है और रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को किस तरह से जनरेट किया जाए, इतने स्ट्रॉन्ग कि उनको रिकॉर्ड किया जा सके, और इसके लिए उसको जरूरत थी एक एरियल की। एरियल यानी कि एक खंबा, पोल या टावर आप कह सकते हैं। मार्कोनी ने यह दरियाफ्त किया कि वो अपने एरियल को सीधा खड़ा लगाना ज्यादा पसंद करेगा या सीधे एरियल से वर्टिकली उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिल रहे थे बनिस्बत इसके कि वो हॉरिजॉन्टली अपने एरियल को रखता। किस लिए? मैक्सिमम सिग्नल्स लेने के लिए वर्टिकली उसने अपने एरियल को प्लेस किया। मार्कोनी इंग्लैंड आया 1896 में और उसने अपनी दरियाफ्त जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी, और अगले ही साल मार्कोनी वायरलेस टेलीग्राफ कंपनी की जो है वो बुनियाद रखी गई। उसने अपनी तरफ मुतवज्जा किया ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस को, और बाद में 1898 में द ब्रिटिश नेवी को भी, और उसके अगले ही साल उसने सिग्नल भेजे अक्रॉस द इंग्लिश चैनल को भी पार करते हुए। इंग्लिश चैनल अटलांटिक ओशियन के कुछ हिस्से को कहते हैं, लेकिन ये सारे तजर्बे इतने काफी नहीं थे कि उनसे अनलिमिटेड रेंज के सिग्नल्स भेजे और रिसीव किए जा सके।
उनका ख्याल था कि जो दुनिया का कर्व है, यानी कि दुनिया सीधी नहीं है, दुनिया गोल है, तो कर्व में है दुनिया का जो कर्व है, अर्थ का जो कर्व है, वो सिग्नल्स को रिसीव होने में मदाखलत करेगा। तो मार्कोनी ने अपना बड़ा एक टेस्ट प्लान किया। कॉर्नवाल पोल्जू में 1901 दिसंबर के दौरान मार्कोनी ने एक तजर्बा किया और उस तजर्बे में उसने भेजने थे 3 डॉट्स के सिग्नल्स एक एस बनाने के लिए मोर्स कोड की लैंग्वेज में। मोर्स कोड जो है वो पहले के जमाने की एक कोडिंग लैंग्वेज की, जिसके थ्रू डॉट्स और डैश को यूज करके सिग्नल्स भेजे जाते थे, जिन सिग्नल्स से अल्फाबेट्स बनते थे और एक सिग्नल जो है वो ट्रांसफर हो जाता था। इस मामले में यानी कि इस केस में उसने डैश वाला सिग्नल नहीं भेजा, सिर्फ 3 डॉट्स का उसने एक सिग्नल भेजा, जिसका मतलब था एस, मोर्स कोड की लैंग्वेज में। और उन सिग्नल्स को, यानी कि इन 3 डॉट्स के जो सिग्नल थे, उनको सुना जाना था एक टेलीफोन पे, जो कि लगा हुआ था 3 मीटर की 122 मीटर ऊपर उड़ती हुई पतंग पर। अगर ये इलेक्ट्रिक स्पार्क रिकॉर्ड हो जाता 4827 किलोमीटर दूर समंदर में, तो फिर उसके बाद सब कुछ पॉसिबल था। यानी कि सिग्नल भेजा जाना था 4827 किलोमीटर के डिस्टेंस से। यानी कि जो मार्कोनी की टीम थी वो कॉर्नवाल में बैठी हुई थी और मार्कोनी खुद जो है वो न्यू फाउंडलैंड में था। कॉर्नवाल से सिग्नल भेजे जाने थे और वो न्यू फाउंडलैंड में रिसीव होने थे, और उनका जो डिस्टेंस था वो था 4827 किलोमीटर। कॉर्नवाल में बैठे हुए लोगों ने एक स्पार्क भेजा या फ्लैश भेजा, जो कि 30 सेंटीमीटर लंबा था और इतना मोटा था जितना कि एक हाथ की कलाई। और मार्कोनी ने इस सिग्नल को सुन लिया न्यू फाउंडलैंड में बैठे हुए। उस वक्त वायरलेस जो है वो स्पेस के ऊपर फतह हासिल कर चुका था, यानी कि जो खाली जगह है उस पर फतह हासिल कर चुका था, और यह तजर्बा कामयाब हो चुका था कि अब सिग्नल्स को ट्रैवल करने के लिए वायर्स की जरूरत नहीं है, और वायरलेस सिग्नल्स जो है वो कामयाबी के साथ इन्वेंट हो चुके थे। उस दिन के बाद से इस इन्वेंशन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मार्कोनी ने उसके बाद खुद एक वायरलेस सेट बनाया जो उस वक्त इस्तेमाल हुआ शिप बोट न्यूज को रिकॉर्ड करने के लिए जमीन से। उसके बाद यह मुमकिन हुआ कि स्पीच के जरिए भी मैसेजेस भेजे जा सकते थे, और जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया मोर्स कोड, और उस पुराने और स्लो जो तरीका था मोर्स कोड का, उसके जरिए अब मजीद मैसेजेस भेजने की जरूरत नहीं थी, यानी कि डॉट्स और डैशेस के थ्रू, और अब जो है वो मैसेजेस भेजे जा सकते थे स्पीच के थ्रू, यानी कि लैंग्वेज या बकायदा अल्फाज के थ्रू। 1920s का जो दिहाई थी उसमें साउंड ब्रॉडकास्टिंग, म्यूजिक, इस तरह की कई चीजें करोड़ों घरों के अंदर दाखिल हुई एक जबरदस्त मीडियम के थ्रू, जिसका नाम था रेडियो। पब्लिक टेलीविजन सर्विसेज यानी कि टीवी की जो सर्विसेज थी वो 1930 की दिहाई में शुरू हुई, और 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टेलीविजन, जो कि उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट में था, बहुत ज्यादा शोहरत का बाइस बन गया दुनिया के एक बड़े हिस्से में। उसके बाद कलर टीवी भी दरियाफ्त होके सामने आया, लेकिन वो इतना ज्यादा शोहरत हासिल नहीं कर सका शुरू में, क्योंकि वो उस वक्त बहुत महंगा था। उसके बाद एक और बड़ी अचीवमेंट सामने आई कि जब इस चीज को दरियाफ्त किया गया कि रेडियो की जो वेव्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, वो रिफ्लेक्ट होती हैं एयरक्राफ्ट से टकरा के, यानी कि कोई भी जहाज, यानी कि पानी का जहाज हो या हवाई जहाज हो, उससे जो रेडियो वेव्स हैं हाई फ्रीक्वेंसी की, वो टकराती हैं और फिर रिफ्लेक्ट होती हैं, और उन रिफ्लेक्टेड वेव्स को जो है वो डिटेक्ट किया जा सकता है। और इस जो अचीवमेंट थी, इससे जो रडार सिस्टम है उसका जन्म हुआ, और वहां से उसकी बिगनिंग मार्क हुई। अब रडार सिस्टम से अब ये मुमकिन था कि आते हुए एयरक्राफ्ट को या शिप को जो है वो ट्रैक डाउन किया जा सकता था।
एक और जदीद दरियाफ्त उस वक्त सामने आई जब ये बात सामने आई, ये डिस्कवर हुआ कि स्टार्स भी जो है वो रेडियो वेव्स एमिट करते हैं और बड़ी बड़ी रेडियो टेलीस्कोप से उन रेडियो वेव्स को जो कि स्टार्स और गैलेक्सी से आ रही हैं उनको पिकअप करना जो है वो मुमकिन है। और इस तरह से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अपॉर्चुनिटी ह्यूमन बीइंग को नसीब हुई कि वो जो कायनात है, वसी कायनात, उस दुनिया को अब एक्सप्लोर भी कर सकते हैं इस रेडियो टेलीस्कोप के जरिए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा सफर था कि किस तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन डिस्कवर हुई, किन स्टेप से उसे गुजरना पड़ा, कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसमें किरदार अदा किया, और मेनली 3 ही लोग थे जिनका हमने पढ़ा, मैक्सवेल, हर्ट्ज और मरकोनी। तो उम्मीद करता हूं इस चैप्टर को सुन के आपकी नॉलेज में तो इजाफा हुआ ही होगा, प्लस एंटरटेनिंग भी रहा होगा, नॉलेजेबल भी रहा होगा। उम्मीद करता हूं आपको इन शॉर्ट मेरी इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा। मेरा नाम है जवाद जलाल और अब आप सब लोगों से इजाजत चाहता हूं। एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ अब आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।